नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे मानवीय गरिमा और त्वरित न्याय की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने त्वरित न्याय के माध्यम से मानव सम्मान सुनिश्चित करने के लिए संवाद का आह्वान किया है। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच आपसी सहयोग के महत्व पर बल दिया है ताकि कार्यप्रणाली को बेहतर बनाया जा सके और सभी के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ये विचार हाल ही में दिल्ली में आयोजित 11वें डॉक्टर LM सिंघवी स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम में व्यक्त किए। इस व्याख्यान कार्यक्रम का विषय था मानव गरिमा संविधान की आत्मा, 21वीं सदी में न्यायिक चिंतन। इस कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने कहा कि गरिमा केवल नैतिक मूल्य नहीं बल्कि एक संवैधानिक आदेश है। मानव गरिमा, न्यायिक चिंतन और संवैधानिक व्यवस्था एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के पूर्व सचिव PK मल्होत्रा जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय की विधि संकाय की प्रोफेसर डॉक्टर बागेश्वरी देसवाल जी से। आपका स्वागत है बागेश्वरी जी। और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं स्टूडियो में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अधिवक्ता यशराज बुंदेला जी। यशराज जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने इस मुद्दे पर क्या कहा। आज हम 21वीं सदी से जब गुजर रहे हैं तो निश्चित रूप से मानव गरिमा के विषय पर समय समय चाहे कानून के फैसले हो चाहे सरकार के फैसले हो, आज सवाल यह है कि इन सारी संस्थाओं के माध्यम से हम कैसे लोगों को त्वरित न्याय दिलाएं, कैसे इतने वर्षों बाद भी जो कुछ भी कानूनी या कार्यपालिकाओं की अड़चन है उनको कैसे दूर करें ताकि एक व्यक्ति को मानव गरिमा से तुरंत न्याय मिल सके, चाहे कार्यपालिका के अंदर हो, चाहे शासन हो, चाहे न्यायपालिका के अंदर हो। इस पर एक बड़ी डिबेट चर्चा का अवसर है। इस 75 वर्ष की यात्रा में बहुत परिवर्तन हुआ है। हमने अंग्रेजों के बने कानूनों को परिवर्तन करने का लगातार प्रयास किया है। आज मुझे खुशी है कि हमने अंग्रेजों के उन कानूनों को भारत के लोकतंत्री व्यवस्थाओं के अनुसार हमने उन कानूनों में परिवर्तन करने का काम किया है। लेकिन इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर अभी भी अगर हम मानव गरिमा की बात कर रहे हैं तो संविधान के अंदर सब धाराएं देने के बाद भी, क्योंकि आज भी भारत का संविधान हमारा कानूनी दस्तावेज नहीं है, हमारा जीवंत वो दस्तावेज है जो हमेशा हमें मार्गदर्शन का काम करता है। जाहिर सी बात है 21वीं सदी में मानव गरिमा का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है और न्यायिक चिंतन भी एक बड़ा मुद्दा उभर के सामने आया है। PK मल्होत्रा जी, मैं इसी मुद्दे से आपके साथ शुरुआत करूंगा क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जी ने जिस मुद्दे पर जोर दिया है, मानव गरिमा संविधान की आत्मा और न्यायिक चिंतन, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं जब 21वीं सदी में हम बात मानव गरिमा की कर रहे हैं? मनोज जी, मैं समझता हूँ लोकसभा अध्यक्ष ने जिस विषय को उठाया है वो केवल न्यायपालिका के लिए ही नहीं जी, जो हर व्यक्ति इस देश में रहता है उसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है। हमारा संविधान आर्टिकल 21 की बात करें या आर्टिकल 14 की बात करें जो राइट ऑफ इक्वालिटी की बात करता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए पिछले 10-11 वर्षों से जो प्रयास किए गए हैं कानूनों में बदलाव ला करके जी, उसका कुछ इफेक्ट अभी देखने में आ रहा है। जैसे कि 3 नए कानून लाए गए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, IPC और एविडेंस एक्ट को, पुराने वाले जो ब्रिटिश समय के लॉज थे उनको हटा करके नए कानून लाए गए। उससे मैं समझता हूँ न्याय व्यवस्था को कुछ सुदृढ़ता मिलेगी।
हमें आवश्यकता है इस बात की कि जो कोर्ट्स में पेंडेंसी है किसी कारणवश, जी। अगर हम कोरोना से पहले की बात करें तो हमारे कोर्ट्स में पेंडेंसी जो थी वो लगभग 3.2 करोड़ थी। लेकिन कोरोना के बाद आज हम जब पेंडेंसी की बात करते हैं तो 5 करोड़ को टच कर रही है। जी। उसके कई कारण हैं। लिटिगेशन बढ़ा है, कुछ नए कानून आए हैं, उसकी वजह से भी बढ़ा है। लेकिन इसको किस तरह से डील किया जाए उसको लेकर के अभी हमारे पास बहुत काम करना ज़रूरी है, ताकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडिविजुअल के, जैसे हमारे अंडर ट्रायल्स हैं वो जेलों में बहुत समय तक पड़े रहते हैं जी। उनको जल्दी न्याय मिले। बेल मैटर्स हैं उनको डिसाइड करने में कोर्ट्स में देरी होती है, उसको ठीक प्रकार से किया जाए और बेल मैटर्स में जल्दी डिसीजन हो। उसके लिए हमें ये देखना होगा कि न्यायपालिका में जितने भी जजेस की नियुक्ति होती है, जो पद खाली पड़े हुए हैं उन पे जल्द से जल्द नियुक्ति हो। और जो आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जुडिशरी में शुरू हुआ है उससे डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो एक्सपेडाइट हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ इसकी अभी और भी अधिक यूज़ करने की आवश्यकता है। जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हमने जो किया है, सरकार ने किया 2014 के बाद। पहले भी ये होता था कि जो पुराने ब्रिटिश पीरियड के कानून हैं जी। उनको रिव्यू करके जो ऐसे कानून जिनकी अब ज़रूरत नहीं रही है उनको रिपील किया गया है। अभी ऐसे और बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनको रिपील करने की आवश्यकता हो। इस सरकार के आने के बाद 2014 के बाद लगभग 1500 कानूनों को रिप्लेस किया गया है, रिपील किया गया है। आज की तारीख में हमारे पास केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टैच्यू के ऊपर 891 कानून हैं और उनमें से 212 ऐसे कानून हैं जो 1950 से पहले के हैं। जी। मैं समझता हूं समय आ गया है, क्योंकि जब हम मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं तो हमें नंबर ऑफ कानून जो हैं उनको भी रिड्यूस करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि उनका इम्प्लीमेंटेशन समयबद्ध तरीके से हो। जिस तरह के प्रावधान सीआरपीसी में किए गए हैं, इसी तरह के प्रावधान सिविल लिटिगेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर सीपीसी के प्रावधानों को भी रिव्यू करके और उसमें भी कुछ समय सीमा निर्धारित की जाती है और जजिस के जो खाली पद पड़े हैं उनको जल्दी भरा जाता है, तो मैं समझता हूं कि जो बात स्पीकर अध्यक्ष महोदय ने कही है, अध्यक्ष लोकसभा महोदय ने कहा है, उसको हम पूर्ण रूप से कार्य रूप में ला सकेंगे और लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा। जी बिल्कुल, मुद्दा त्वरित न्याय का है, जिस मुद्दे पे खासा जोर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने अपने इस व्याख्यान में दिया। लेकिन यह मुद्दा उठ क्यों रहा है? क्योंकि करोड़ों की संख्या में जो मामले हैं, जो मुकदमे हैं, वो न्यायपालिका में न्याय की राह देख रहे हैं। जो भी कारण उसके हों, लेकिन एक बड़ा कारण अंग्रेजों के समय में ऐसे कानून जो लंबे समय तक भारत में चलते रहे और जिसे सरकार ने बदलने का अपने तरीके से संवैधानिक तरीके से कार्य किया। संसद ने कई महत्वपूर्ण बिल पारित किए। लेकिन यशराज जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस मुद्दे को, क्योंकि त्वरित न्याय का मुद्दा है और त्वरित न्याय के माध्यम से मानव सम्मान सुनिश्चित करने का जो आह्वान, जो संवाद की बात लोकसभा अध्यक्ष जी ने कही है, उसका ये समय आप क्यों देखते हैं? क्या जरूरत है आज इस आह्वान को करने की? जी मनोज जी, पहले तो सबसे पहले मैं कहूँगा जो हमारे सीनियर कॉलीग पीके मल्होत्रा सर ने जो भी बातें अभी कही हैं, मैं उनसे 100% एग्री करता हूँ कि एक देश में स्वतंत्रता हुए लंबे समय हो गया है और हमारा संविधान लागू हुए लगभग 70 से अधिक वर्ष हो चुके हैं हमें, और आज भी हम देखते हैं बहुत अधिकतर कानूनों में देयर इज़ कॉलोनियल हैंगओवर। जी। और वो जो सिस्टम जो कॉलोनियल रूलर्स ने जो डेवलप किया, उसके उद्देश्य कुछ और थे। उसके उद्देश्य तो हमारे सब्जेक्ट्स को, अपने जिन लोगों को वो कंट्रोल कर रहे थे, उन पे एक शासन स्थापित करने का था, उनको न्याय देने का नहीं था। तो एक फंडामेंटल डिफरेंस था उनके दृष्टिकोण में। दूसरा उनका था सप्रेशन, तीसरा टैक्स कलेक्शन, एक्सप्लॉयटेशन, और एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष था कि वो भारतीय जीवन शैली में एक परिवर्तन लाना चाहते थे, जिसमें एजुकेशन और लीगल सिस्टम उनके लिए बहुत फंडामेंटल एलिमेंट्स थे। और उस पर उन्होंने फोकस करते हुए जिस प्रकार से वो भारतीय जनमानस को बनाना चाहते थे, उस प्रकार से उन्होंने कानूनों को यहाँ पे उसका निर्माण किया, और मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर एक्सप्लॉयटेटिव। अब जब हम स्वतंत्र हो गए
तो हमें चाहिए था कि हम उस पर एक बहुत गहरा चिंतन करते हुए और उसको कैसे हम उस हैंगओवर से बाहर निकल पाते और हमारे लिए जो हमारी अनुरूप, हमारे देश की परिस्थितियों के अनुरूप जो व्यवस्था बेहतर होती, उसको हम अपने देश में लागू करते, इम्प्लीमेंट करते। कई हद तक शायद प्रयास हुआ है। संविधान एक ऐसा एक मॉडल था अपने आप में जिसने एक बहुत अच्छी व्यवस्था स्थापित करी, लेकिन फिर भी जहाँ तक सही समय पे पूरे सम्मान के साथ लोगों को न्याय मिल सके, आज भी वह व्यवस्था हम स्थापित नहीं कर पाए। बहुत प्रयास हो रहे हैं उसके लिए जी। गवर्नमेंट के, प्रेजेंट गवर्नमेंट के जो भी प्रयास हैं उनको वास्तव में हमें सराहना होगा कि एक अभी हम जैसे मल्होत्रा सर ने अभी हमें बताया कि कई सारे जो कानून जो हैं, पुराने कानून जिनका वास्तव में अभी कोई अस्तित्व का कोई औचित्य नहीं बनता, ऐसे कानूनों को अब ऑब्सोलीट किया गया, उनको डिलीट किया गया। और जैसे कि हमने देखा सीआरपीसी, सीपीसी और सीआरपीसी, एविडेंस और आईपीसी, इसमें जो फंडामेंटल चेंजेस की जो रिक्वायरमेंट थी उनको ला के उनको भारतीय परिवेश में लागू किया गया है। ऐसे ही सिविल में भी हम देखें तो सिविल में पेंडेंसी ऑफ केसेस इज़ एक्सट्रीमली लार्ज। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊंगा कि जब मैं लीगल प्रोफेशन में एंटर किया 2013 में, उसी वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने एक केस को कंक्लूड किया। दैट केस वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1936 दैट रिलेटेड टू सम रॉयल फैमिली फ्रॉम गुजरात, और वो 2013 में कंक्लूड हुआ जी। केस था पार्टीशन से रिलेटेड। आप सोच सकते हैं लगभग 70 से अधिक वर्षों में एक केस का निर्णय हो पाना जी। तो ये आम लोगों के लिए तो न्याय व्यवस्था नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, और आम लोगों को सस्ता और जल्दी न्याय मिले, मुद्दा इसका है। इसलिए हम बात संवैधानिक गरिमा का जो उल्लेख हमें संविधान के अनुच्छेदों और संविधान सभा की बहस में देखने को मिलता है, डॉक्टर वागेश्वरी जी, उसका काफ़ी जोर दिया गया। जो भी संविधान के जब निर्माण हो रहा था, जो भी बहस की गई कि मानवीय गरिमा के साथ एक इंसान इस देश में अपना जीवन जी सके, उसे समानता, न्याय जैसे अधिकार मिलें। आप कैसे देखती हैं इस मुद्दे को? हमारे संविधान में जितने भी आर्टिकल्स और ख़ासकर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, वो सभी हमारी गरिमा की सुरक्षा करते हैं, मानवीय गरिमा की। और ख़ासकर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 की जब हम बात करते हैं, वो क्या कहता है? नो वन टू बी डिप्राइव्ड ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब वो प्रोसीजर कहाँ पर एस्टैब्लिश किया हुआ है? जहाँ हम लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, और जो लाइफ की यहाँ बात कर रहे हैं वो एक एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं, हम बात कर रहे हैं एक ह्यूमन लाइफ विद डिग्निटी। अब लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी डिप्राइव होती है क्रिमिनल लॉ के माध्यम से, और क्रिमिनल लॉ की जब हम बात करें, प्रोसीजर उसमें कहाँ प्रिस्क्राइब्ड है? अंग्रेज़ों ने बनाया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो उनका क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव था कि सब हमारी बनाए हुए कानूनों को माने, जो बात नहीं मानेगा उसको हमें सज़ा देनी है, तो उन्होंने उस हिसाब से प्रोसीजर बनाया। हमने आज़ादी के बाद 1973 में अपना खुद का प्रोसीजरल लॉ बनाया। अब उसमें हमने काफ़ी चेंजेस लाने की कोशिश की, उसे कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद हमें क्या महसूस हुआ? वही जैसे आपने कहा, और जो हम आम तौर पे सुनते भी हैं, अदालत में मिलता है तो सिर्फ तारीख, और वही होने लगा कि बहुत ज़्यादा डिले देखते थे हम प्रोसीडिंग्स में। फिर क्या होता था कि एक्यूज़ को तो चलो हमने पकड़ा, उसको सज़ा दिया, विक्टिम को तो कुछ नहीं मिला। ऐसे ही जो गवाह हैं, हमारे लिए गवाही देने आए हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी कोई प्रोविज़न नहीं था। तो 2023 में हमने उस प्रोसीजरल लॉ को भी रिप्लेस करके अब हम ले आए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, क्योंकि हमें सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा कानून चाहिए जो हमारे नागरिकों में एक सिक्योरिटी, सेफ्टी की फीलिंग को जगाए। और उसमें क्या ज़रूरी है कि टाइम बाउंड जस्टिस होना चाहिए। इसके लिए क्या है, आज आप जाकर के अगर पुलिस के सामने एफआईआर रजिस्टर करते हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का भी प्रोविज़न है, लेकिन टाइम बाउंड तरीके से। अगर पुलिस उतने उस जो टाइम उन्होंने दिया हुआ है 15 दिन में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं कर पाई, तो उन्हें एफआईआर मैंडेटरीली रजिस्टर करनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन समयबद्ध तरीके से करना पड़ेगा। उसके बाद जब कोर्ट में ट्रायल के लिए केस जाता है, कोर्ट को भी वो ट्रायल समयबद्ध तरीके से करना पड़ेगा। और उसके बाद जब डिसीजन पे आ गया, तो ये नहीं है कि जज इज जस्ट सिटिंग ऑन द डिसीजन, उसको उस डिसीजन को प्रोनाउंस करना है ओपन कोर्ट में इन अ टाइम बाउंड मैनर।
तो ये जो हमने अब बदलाव लाया है ये इसीलिए है ताकि लोगों का न्याय प्रणाली में विश्वास बना रहे। हम सब कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए टाइम बाउंड तरीके से कानूनों में हमें जस्टिस दिलाना है। एक और हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में हमने इंट्रोड्यूस किया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और फिर 2019 में हमने उसमें मेजर चेंजेस लाके उसे ओवरहॉल किया। उस कानून का भी ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको नहीं जाना है न्याय प्रणाली तक, हमें कोर्ट्स आप तक लेके आने हैं। तो क्या हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम्स बनाए, जो उसमें पेटिशन करना है बड़ा ही सिंपल है, आप एक एप्लीकेशन लगा दीजिए, आप खुद जा करके अपने मामले की सुनवाई कर सकते हैं और एक टाइम बाउंड तरीके से, ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। जी, अगर इसके बावजूद लोगों को न्याय मिलने में देरी हुई तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि देश में जो न्यायपालिका या न्यायिक व्यवस्था हमारी किन कानूनों के आधार पर चल रही थी, जो हम अंग्रेजों के समय के कानून कहते हैं, जिसे इस सरकार ने 1500 से अधिक कानूनों को खत्म किया है। कई महत्वपूर्ण बिल संसद में पारित किए गए हैं ताकि लोगों को त्वरित और अच्छा सस्ता न्याय मिल सके। लेकिन एक मुद्दा न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच समन्वय का है, आपसी सहयोग का है, क्योंकि त्वरित न्याय का जो आधार है वो इन्हीं तीनों पर टिका है। मल्होत्रा जी, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसके लिए हमें संवैधानिक प्रावधानों में जाना पड़ेगा। जी। हमारे सरकार के तीनों अंग, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, उनका क्या क्या कार्य क्षेत्र है ये हमारे संविधान द्वारा निश्चित कर दिया गया है। जी। और हर एक अंग सरकार का अगर उस संविधान के प्रावधानों के हिसाब से काम करता है तो मैं कहता हूं कि वो समन्वय जो बना रहना चाहिए वो किसी प्रकार से टूटेगा नहीं। प्रश्न वहीं आता है कि जहां एक अंग सरकार का अपने क्षेत्र का दायरा क्रॉस करके दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो वहाँ समस्या आती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति को लेकर के PIL फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जी। उसमें हालांकि इसका संविधान में प्रावधान नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्सटेंड तक चले गए कि उन्होंने एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर दी। कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करना फॉर सिलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, ये प्रेरोगेटिव एग्जीक्यूटिव का है, उनको कानून बनाना चाहिए था। अगर एग्जीक्यूटिव ने या विधायिका ने कानून नहीं बनाया तो एट द मोस्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऑब्जर्वेशन हो सकती थी कि इस पर विचार करके कानून बनाया जाए, कानून क्या होगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने ही उसके ऊपर कानून बना दिया जी, तो मैं समझता हूं ये उन्होंने अपने क्षेत्र के बाहर जाके कार्य किया। तो इस तरह का जो आप जुरिस्डिक्शन को आप अगर जो है दूसरे ऑर्गन की जुरिस्डिक्शन को आप खुद एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे और वो जो एक बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन है बना हुआ है उसको बिगाड़ेंगे तो इस तरह की समस्याएं आएंगी। लेकिन अगर हर क्षेत्र उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करता और अपने क्षेत्र में रह के कार्य करता है तो इस तरह की समस्या नहीं आएगी। और ये सामान्यता पहले भी बनी रही है और मैं समझता हूँ कि आगे भी बनी रहनी चाहिए, ताकि जिस तरह के आज हम सिचुएशन देख रहे हैं, कुछ एक सिचुएशंस हमारे सामने आई और जिस तरह की PIL फाइल हो रही हैं उसको PIL को भी हम कम कर सकते हैं और वो सामान्यता को भी मेंटेन कर सकते हैं। जी। यशराज जी, अगर बात हम करें कानूनी और प्रशासनिक प्रणालियों में अनेक किस्म की जो कानूनी चुनौतियां आती हैं या बाधाएं आती हैं या न्याय में देरी होती है, वो कौन से कारण हैं? किस तरह के ऐसे कानून हैं या किस तरह की ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण न्याय मिलने में देरी होती है? मनोज जी, मैं कुछ बहुत मूलभूत विषयों पर टिप्पणी करना चाहूँगा। जी। न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से तभी चल सकती है जब उसके जो सब्जेक्ट हैं जिनके लिए वो न्याय व्यवस्था बनाई गई है उनके मन में उसके प्रति एक श्रद्धा का भाव हो, उसमें विश्वास हो और उनको ऐसा लगता हो कि ये हमारे लिए ही है, और उसके प्रति एक सम्मान का भाव और उसमें एक ड्यूटी का भाव होना चाहिए। जी। जो हमने लीगल सिस्टम इनकॉर्पोरेट किया अपने लिए जी, या जो अडॉप्ट किया हमने सिस्टम, उसमें मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। इसके कारण हो सकता है कि लंबा कॉलोनियल रूल और उस सिस्टम को हमने क्योंकि अडॉप्ट किया काफ़ी हद तक एडवर्सेरियल सिस्टम को, एक या तो वो कारण हो सकता है संभवतः। दूसरा एक जो मुझे समझ में आता है एक कारण
कि जो मूलभूत जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं लॉ के, एक तो होता है जो भारतीय जूरिस्प्रूडेंस, अपने भारतीय विचार जो हैं, जो कानून के रूप में ट्रांसलेट हुए, कई सदियों में विकसित हुए, हमने अपने लीगल सिस्टम में उनको शायद उपयुक्त स्थान नहीं दिया। आज भी हम कोर्ट्स में देखते हैं कि जब कोई ऑर्डर्स या जजमेंट्स आते हैं या आर्गूमेंट्स होते हैं या कोई प्लीडिंग्स फाइल होती हैं, हम उनमें देखते हैं हम उनके लैटिन मैगजिम्स का बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं। जी, क्या हम उसमें जो भारतीय सिद्धांत हैं कानूनों में, क्या उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या उनमें वो इतनी शक्ति या उनमें इतनी कानूनी स्पष्टता नहीं है? क्या अब ये समय नहीं आ गया है कि हम इन सारी चीज़ों को टटोलें, देखें, री एग्जामिन करें? आज हमारे पास संसाधन हैं और सामर्थ्य है कि हम इन सारी चीज़ों को एग्जामिन कर सकते हैं और यथाउचित रिफॉर्म्स ला सकते हैं। जी। दूसरा एक विषय, क्या आज भी कानून व्यवस्था एक सामान्य व्यक्ति के लिए अफोर्डेबल है? जी, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि जो कॉलोनियल रूलर्स थे, उन्होंने एक ऐसी न्याय व्यवस्था रखी जिससे आम व्यक्ति उससे दूर रहें। अगर वो उसको अप्रोच भी करें तो उनके लिए वो इतनी एक्सपेंसिव हो कि उसको दो तरीके से फ़ायदे थे। एक तो जो कॉलोनियल रूलर्स थे उनको वो उससे अर्निंग भी कर रहे थे, अपने सब्जेक्ट्स को बेनिफिट भी दिला रहे थे, और दूसरा लोग आम जनमानस को न्याय व्यवस्था से दूर रख रहे थे। जी, हमें जो आवश्यकता है कि हम लीगल सिस्टम को लेसर एक्सपेंसिव बनाएं। जी, और तीसरा एक विषय है लैंग्वेज। हमें चाहिए कि अब हम भारतीय भाषाओं में न्याय को उपलब्ध कराएं। ओवर इंग्लिशाइजेशन ऑफ अवर सिस्टम, ओवर कॉन्फिडेंस ओवर दैट सिस्टम हैज समवेयर, कहीं ना कहीं हमें उसने बहुत पीछे लेके गया है। जी, बिल्कुल समय आ गया कि हमें उसमें बिल्कुल यशराज जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारतीय भाषाओं में हो, और जैसा कहा जो मुद्दा उठा कि सस्ता और जल्दी न्याय मिले, वो कैसे मिलेगा? जब इस तरह के रिफॉर्म्स, जो कानूनी संबंधी रिफॉर्म्स हैं, सुधार हैं, वो किए जाएंगे। जो इस सरकार ने कई महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स किए। बागेश्वर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि गरिमा केवल नैतिक मूल्य नहीं बल्कि एक संवैधानिक आदेश है, किस तरह से आप इस व्याख्या को करेंगी? ये जो आपने कहा कि एक संवैधानिक आदेश है और इसको हमें इंश्योर करना है कि इस आदेश का पालन किया जाए, और इसीलिए ये ज़रूरी है कि जब एक इंसान न्याय की गुहार लगाता है तो उसे समय रहते न्याय दिया जाए, इतनी टेक्निकलिटीज़ और फॉर्मेलिटीज़ में ना फंसाया जाए कि उसे लगे कि मैं आइसोलेट हो गया इस सिस्टम से, उसे पता ही नहीं लग रहा कि न्याय प्रणाली में क्या चल रहा है। अब जो केस होता है वो मोस्टली, जैसे कि अभी मेरे को पैनलिस्ट ने बताया, कि एक एलियन लैंग्वेज में होता है, हम अंग्रेज़ी का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है, जिस तरीके से डिलेज़ होते हैं, जो कि हमारा आज का मेन थीम है। जी, अब क्या है कि ट्रायल करने बैठे हैं, वकील ने छुट्टी ले ली, वकील ने कह दिया मुझे तारीख दे दीजिए। अब नए कानून ने क्या कहा, 2 से ज़्यादा हम एडजर्नमेंट्स नहीं देंगे। कई बार क्या हुआ, जो हमारा गवाह है वो नहीं आ सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो हम क्या कहते हैं अब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप गवाही करा लीजिए। ऐसे ही जो एक्यूज्ड है उसको हम प्रिजन से नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अगर उसमें, लेकिन उस वजह से क्या हो रहा है, डिले होता जा रहा है उसका ट्रायल, और कई बार जो इनोसेंट लोग हैं वो भी रॉन्गफुली कॉन्विक्ट हो गए हैं, या कम से कम वो रॉन्गफुली इनकार्सरेटेड जो है लंबे टाइम तक, तो उनकी भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी भी तरीके से डिले ना हो प्रोसीडिंग्स में। एक और अगर हम बात करें, पहले क्या होता था, लोग क्राइम्स करते थे और दूसरे देश में जाके बैठ जाते थे। अब हमारा कानून क्या कहता है ना, हम इन एब्सेंशिया ट्रायल्स भी करेंगे, है ना। अगर पहले क्या होता था, क्योंकि वो भाग गए, अब हम क्या करें, हम इंतज़ार करें कि जब तक हम उन्हें पकड़ के देश में नहीं लाएंगे तब तक हम उनके खिलाफ ट्रायल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ डिले का मेन रीज़न है जो ड्यू प्रोसेस मॉडल। हम क्या कहते हैं, हियर द अदर साइड, दोनों पार्टीज़ को हमें बराबर मौका देना है सुनवाई का, क्योंकि वो दूसरे देश में बैठे हैं, हम सुनवाई नहीं कर सकते थे। जी, जाहिर सी बात है, इस तरह के जो बदलाव किए गए हैं कानून में, उससे कहीं ना कहीं लोगों को न्याय भी जल्दी मिल रहा है और न्यायिक व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं बात भारतीय दंड संहिता को निरस्त करके जो भारतीय न्याय संहिता 2023 से लागू की गई, इसकी अगर नहीं करूँगा तो चर्चा अधूरी रह जाएगी। किस तरह के बदलाव आप देख रहे हैं, किस तरह की ये समय की मांग थी इस बदलाव? नहीं, प्रोफेसर बागेश्वरी जी ने जो क्रिमिनल लॉ में बदलाव लाए गए हैं उसके बारे में ऑलरेडी उन्होंने चर्चा की है, कि जिसमें एक्यूज्ड का भी एक एक्टिव रोल होता है। पहले क्या है कि पुलिस और जो एक्यूज्ड है उन दोनों के बीच में होता था, और जो सफरर है, विक्टिम है, उसका
इंटरेस्ट जो था वो ध्यान में नहीं रखा जाता था, अब वो रखा जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है, उसके लिए पूरे प्रावधान किए गए हैं, CRPC भी अमेंड किया गया है, एविडेंस एक्ट में भी उसको लीगल बैकिंग दी गई है। मैं बात करूंगा जल्दी न्याय की और सस्ते न्याय की जो हम बात कर रहे थे, जो मेन मुद्दा है जिसे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने बात की है, कानून की जटिलताओं को कम करने के लिए इस सरकार ने जो प्रयास किए हैं और जिस तरह अब सिंपल भाषा में कानून आ रहे हैं, अगर आप पहले के कानूनों को देखो और अब के कानूनों को देखो तो सरल भाषा का प्रयोग किया जा रहा है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा स्टेप जो सरकार ने लिया है। और भाषा जो है वो भाषाओं में जैसा कि जैसा यशराज जी ने भी बताया कि जो हमारी लोकल भाषाएं हैं उनका न्याय व्यवस्था में इस्तेमाल करना, उसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। और हम इवन सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो हैं उनकी ट्रांसलेशन आपको जितनी भी हमारे संविधान में भाषाएं रिकॉग्नाइज हैं उसके अंदर आपको वो अवेलेबल हैं। तो इस और हमारे प्रयास किए जा रहे हैं। इससे भी जो बड़ा प्रयास किया जा रहा है वो जैसा कि मैंने कहा कि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हमें कोर्ट का बर्डन कम करना है। कोर्ट में हम जजेस की अपॉइंटमेंट तो करनी ही है, टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमने इसको एक्सपेडाइट भी करना है। उसके साथ साथ हम एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें हम आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन के द्वारा डिस्प्यूट्स के रेजोल्यूशन को कर रहे हैं। और उसके लिए सरकार कानून लेकर आई है 1996 का जो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट है, उसमें प्रावधान, उसमें मॉडिफिकेशंस करके हम ऐसा कर रहे हैं कि जल्दी से उसमें डिसीजन हो, टाइम बाउंड मैनर में आर्बिट्रेशन डिसाइड हो। सिमिलरली मीडिएशन एक्ट के अंदर जो है एक मीडिएशन का माध्यम आपको नया दिया गया जिसमें पार्टीज खुद डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती हैं, जिसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट मिनिमम होता है। तो मैं समझता हूँ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू और कानूनी की जो हमने जटिलताएं कम की हैं उसको कम करते हुए, और तीसरा हम जो लोकल भाषाओं में दे रहे हैं हम शायद आम आदमी तक पहुंचने की उसके द्वारा कोशिश कर रहे हैं। इस प्रयास में हमें हो सकता है अभी पूरी सफलता ना मिली हो, समय लगेगा, लेकिन हमारे प्रयास जो हैं वो एक अच्छी इंटेंशन के साथ हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि इसका रिजल्ट हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। और भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज बनाने में गरिमा की व्याख्या ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।